जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल टैलेंट इंस्टीट्यूट में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th साइंस यानी कि केमिस्ट्री का जो है चैप्टर नंबर 1। दोस्तों यह वीडियो जो है आपका लास्ट होने वाला है, यानी कि बोल सकते हैं पार्ट 4 होने वाला है। और दोस्तों इस वीडियो में जो है आपका टोटल चैप्टर जो है आपका कंप्लीट करा दिया जाएगा। इससे पहले हमने जो है 3 वीडियो आपका बना रखा है और जो थर्ड पार्ट है उसमें टोटल अभिक्रिया यानी कि जितने भी आपके अभिक्रिया हैं उन सभी को जो है उसमें कवर करा दिया गया है। तो दोस्तों अब जो है हम लोग बात करेंगे क्या, तो अब बात करेंगे आपने जो पिछला वीडियो में पढ़ा था वो पढ़ा था आपने ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया के बारे में। तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर जाके आपका 2 टॉपिक बचता है, ज्वाला और दहन और कुछ मोमबत्ती में जो है प्रकाश के प्रकार, समझ रहे हैं ना। तो उसके बारे में जो है पढ़ेंगे, बस आपका वही 2 टॉपिक है। उसके बाद हम लोग जो है ऑक्सीकरण और अवकरण को थोड़ा सा गहराई से समझ लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ऑक्सीकरण और अवकरण। चलिए देख लेते हैं ऑक्सीकरण और अवकरण। ठीक है, ध्यान से समझिए ऑक्सीकरण और अवकरण। ऑक्सीकरण किसे कहते हैं आपको पता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया वह अभिक्रिया होता है जिसमें ऑक्सीजन का संयोग यानी ऑक्सीजन जुड़ना, ऑक्सीकरण, और हाइड्रोजन का निकलना, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना कौन सा अभिक्रिया कहलाता है, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। जबकि अवकरण अभिक्रिया में क्या होता है, तो हाइड्रोजन का जुड़ना, क्या होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, तो अवकरण अभिक्रिया कहलाता है। यही होता है। ठीक, तो चलिए उदाहरण देख लेते हैं इसका। जरा सा उदाहरण क्या था, तो उदाहरण था जैसे S+O2 है ना, इसको जब जोड़ेंगे तो क्या बनाएगा, SO यानी सल्फर ऑक्साइड। अब यहाँ पे आप अगर देखें तो यहाँ पे क्या है, S यानी सल्फर क्या है, तो सल्फर अकेला है, और सल्फर अकेला है और यहाँ जाके सल्फर के साथ कौन जुड़ गया, तो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो यहाँ पे कौन सा अभिक्रिया हो गया, आप कहेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया हुआ। कौन सा अभिक्रिया, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गया। ठीक है, उसके बाद जो है हम यहाँ पे उदाहरण ले लिए H2+O2 बराबर क्या हो जाएगा, यानी इक्वल टू क्या हो जाएगा, H2, है ना। अब देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो ऑक्सीजन यहाँ पे अकेला है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ऑक्सीजन अकेला है लेकिन ऑक्सीजन के साथ यहाँ कौन जुड़ गया, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, अवकरण अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, उदाहरण आप समझ गए होंगे, इतना सा उम्मीद मैं कर ही सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए हाइड्रोजन अकेला है लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ गया, ठीक ना। तो ऑक्सीजन जुड़ गया, हाइड्रोजन अकेला है, यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीजन जुड़ गया। तो ये कौन सा अभिक्रिया कहलाएगा, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया क्या हुआ, साथ साथ हुआ। वैसा अभिक्रिया, ये क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया का ही मतलब रासायनिक समीकरण है। वैसा अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ हो, उसे हम लोग जो है नाम देते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया का। क्या देते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया का उसे हम लोग नाम देते हैं। इस चीज को आप समझ गए होंगे कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट वीवीआई एक तरह से बोल सकते हैं आप। ठीक है, इसको हालांकि पिछले वीडियो में हमने बात किया था इसके बारे में। तो रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। अब देखिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया को एक और नाम से जानते हैं। ऑक्सीकरण को हम लोग जो है क्या कहते हैं, तो ऑक्सीकरण को जो है हम लोग कहते हैं अपचयन अभिक्रिया। सॉरी, ऑक्सीकरण को हम लोग जो बोलते हैं उपचयन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, उपचयन अभिक्रिया। और अवकरण को बोलते हैं हम लोग, अवकरण अभिक्रिया को हम लोग जो है, अवकरण अभिक्रिया को बोलते हैं क्या, तो अपचयन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, अपचयन अभिक्रिया। अब इस चीज में आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा। आप ऑक्सीकरण को कभी कई बार अपचयन कह देंगे और कभी ऐसा भी हो सकता है कि अवकरण को आप उपचयन कह दें। तो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए आपको क्या करना है, कोई एक तो याद रखना है सही से। तो यहाँ अ फाइनली यहाँ पे पूर्ण रूप से क्या है, अ से स्टार्ट हो रहा है अवकरण, और ये अपचयन भी अ से स्टार्ट हो रहा है पूर्ण रूप से। तो अ से अवकरण, अ से अपचयन आपको मिला देना है। ठीक, अब आप कहेंगे भाई अ से ये भी तो स्टार्ट हो रहा है लेकिन पूर्ण रूप से स्टार्ट नहीं हो रहा है, मैचिंग कर रहा है क्या ये, लेकिन ये पूर्ण रूप से आपका मैचिंग कर रहा है। तो अवकरण अभिक्रिया को ही अपचयन अभिक्रिया कहते हैं और ऑक्सीकरण अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इस चीज को आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, एक और टॉपिक जो है आपको नोट पॉइंट में ये लिखना है नीचे। क्या लिखना है नीचे, तो जिसका ऑक्सीकरण होता है, जैसे यहाँ पे इसका ऑक्सीकरण हुआ, तो जिसका ऑक्सीकरण होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग अवकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिसका ऑक्सीकरण होता है, क्या होता है, जिसका ऑक्सीकरण होता है उसे क्या कहते हैं, तो अवकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, अवकारक कहते हैं। जिसका ऑक्सीकरण होगा, जिसका ऑक्सीकरण होगा उसे अवकारक कहते हैं। एक और टॉपिक है कि जिसका अवकरण होगा, जिसका अवकरण होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग ऑक्सीकारक कहेंगे। क्या कहेंगे, ऑक्सीकारक कहेंगे। अब इस चीज को ध्यान से समझिएगा उदाहरण के तौर पे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। ठीक, उदाहरण के तौर पे आप इसको समझिए। जैसे देखिए आप
यहाँ पे हम एक उदाहरण लिए CuO प्लस H2, क्या लिए CuO प्लस H2 यानी कॉपर ऑक्साइड और यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है। ये क्या मिल के बनेगा, तो कॉपर है यहाँ पे तो कॉपर इधर साइड हो जाएगा, है ना। उसके बाद प्लस है H2O मिला लेगा, ये प्लस है माइनस है प्लस है, तो प्लस वाला माइनस के साथ जुड़ेगा ना, तो प्लस वाला माइनस के साथ, तो H2O का निर्माण करेगा। अब आप ध्यान से समझिए, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड था यानी इसके साथ क्या था, O था, इसके साथ क्या था, O का था, O था, तो यहाँ O है, लेकिन यहाँ पे अगर आप कॉपर को देखें तो O नहीं, यानी O क्या हो गया, निकल गया, यानी ऑक्सीजन का निकलना क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीजन का निकलना, तो ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, आप कहेंगे अवकरण अभिक्रिया कहलाता है, तो इसको आप क्या कहेंगे, अवकरण अभिक्रिया। और अवकरण जो हो रहा है वो किसका हो रहा है, तो कॉपर ऑक्साइड का अवकरण हो रहा है। अरे भाई कॉपर ऑक्साइड से ही ना ऑक्सीजन निकल रहा है, तो कॉपर ऑक्साइड का अवकरण हो रहा है, और जिसका अवकरण होता है उसको हम लोग ऑक्सीकारक कहते हैं, जिसका अवकरण होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक कहते हैं। तो ये किसका उदाहरण हो गया, आप कहेंगे भाई ये तो ऑक्सीकारक का उदाहरण हो गया, है ना, तो ऑक्सीकारक इसको हम लोग कहेंगे। इतना आप समझ गए होंगे। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन आपका है, ये निशान जो है आप इसको मिटा देते हैं, ठीक। यहाँ पे अगर आप हाइड्रोजन को देखें, लेकिन यही हाइड्रोजन को जब आप यहाँ जाके देखते हैं तो ये हाइड्रोजन में जो है यहाँ देखिए ऑक्सीजन जुड़ गया, तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, देखिए ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है, क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है, ठीक है, ऑक्सीकरण। अब बताइए ऑक्सीकरण को जो है, जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, आप कहेंगे हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है ना, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है, और जिसका ऑक्सीकरण होता है, जिसका ऑक्सीकरण होता है, देखिए यहाँ पे जिसका ऑक्सीकरण होता है उसे अवकारक कहते हैं, क्या कहते हैं, अवकारक कहते हैं, अवकरण नहीं अवकारक कहते हैं। उम्मीद करता हूं आप इस चीज को समझ गए होंगे, ठीक है। एक और उदाहरण लेते हैं हम लोग, ठीक है, तो एक और उदाहरण लिए हम लोग H2S और Cl2 लेते हैं, H2S और Cl2, ठीक है। देखिए यहाँ पे H2S और Cl2, अब ये Cl2 यहाँ पे Cl है और यहाँ पे H है, तो ये क्या हो जाएगा, मिल जाएगा इससे, है ना, तो क्या बनाएगा ये HCl, क्या बनाएगा HCl, और इधर जो है सल्फर जो है आपका इधर सड़ रहा होगा साइड में, समझ रहे हैं। उसके बाद जो है अब आप देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड को अगर आप ध्यान से देखें तो यही हाइड्रोजन सल्फाइड, यहाँ पे सल्फर है ना, तो हाइड्रोजन सल्फाइड यहाँ पे जाके सल्फर बेचारा बचा है, हाइड्रोजन भाग गया यहाँ से, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पे ये सल्फर जो बचा हुआ है, यहाँ पे जो है क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का, यानी हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया ना, तो हाइड्रोजन का यहाँ से क्या हो रहा है, निकल रहा है हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन का निकलना, हाइड्रोजन का निकलना। यहाँ पे H2S है लेकिन यहाँ पे सिर्फ S बचा, तो हाइड्रोजन का निकलना, हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है बताइए, हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है भाई, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। और ऑक्सीकरण को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो कहेंगे उपचयन के नाम से। आप लिख सकते हैं लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आपको यहाँ पे जो है जो भी आप लिख सकते हैं। तो ऑक्सीकरण यहाँ पे हो रहा है, किसका हो रहा है, हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है, तो यहाँ आप लिख दीजिए ऑक्सीकरण, ठीक है। उसके बाद जो है हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाया आपका, ऑक्सीकरण। अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पे Cl है ना, यहाँ पे Cl है। अब आप बताइए जिसका ऑक्सीकरण होता है, किसका ऑक्सीकरण हुआ, आप कहेंगे H2S का, तो जिसका ऑक्सीकरण होता है उसको क्या बोलते हैं, अवकारक कहते हैं, क्या कहते हैं, अवकारक कहते हैं। देखिए नहीं तो जिसका ऑक्सीकरण होता है उसे क्या कहते हैं, अवकारक कहते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे Cl है, और यही Cl यहाँ पे आप जाके देखिए तो हाइड्रोजन इसमें जुड़ गया। यहाँ पे Cl2 अकेला है, लेकिन यहाँ पे देखिए क्लोरीन के साथ, यहाँ पे क्लोरीन अकेला है लेकिन क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन जुड़ गया, तो हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, अवकरण कहलाता है, क्या कहलाता है, अवकरण अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। अब जिसका अवकरण हो रहा है, किसका, इसी में ना जुड़ रहा है हाइड्रोजन, तो जिसका अवकरण हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीकारक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑक्सीकारक बोलते हैं। तो ये उदाहरण है, इस उदाहरण से आप जो है समझ गए होंगे इस चीज को। अगर आप नहीं समझे तो आप जो है ये चीज को जो है पीछे जो है वीडियो पीछे करके देखिए, आपको जो है और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका ऑक्सीकरण और अवकरण से संबंधित कुछ जानकारी, आपको पता चला, मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है हम लोग देखेंगे कि हमारे दैनिक जीवन में ये ऑक्सीकरण और अवकरण का क्या उपयोग होता है, हमारे दैनिक जीवन में कि ऑक्सीकरण और अवकरण का क्या उपयोग होता है। अब इस चीज को हम लोग देखेंगे, तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग जो है उस चीज को देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अब हम लोग जो है देख लेंगे कि हमारे दैनिक जीवन में जो है ऑक्सीकरण और अवकरण जो है अभिक्रियाएं हैं, इसका हमारे दैनिक जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है या फिर क्या उपयोग है, ठीक है। ऑक्सीकरण और अवकरण का हमारे दैनिक जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला जो है, यानी अगर आप देखें इसमें हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या प्रभाव पड़ता है उपचयन और अपचयन अभिक्रिया का, उसको देखते हैं, ठीक है। पहला जो है भोजन का पचना, तो भोजन का पचना में जो है
इसमें ऑक्सीकरण और अवकरण कैसे जिम्मेवार है, तो ध्यान से समझिएगा। भोजन का पचना जो है एक आपका कैसा अभिक्रिया है उसको ध्यान से समझिएगा। तो भोजन का पचना जो है ये भी ऑक्सीकरण और अवकरण के लिए जिम्मेवार है। क्या है? ऑक्सीकरण और अवकरण के लिए जिम्मेवार है। साथ साथ ये जो है आपका वियोजन, विघटन या फिर बोल सकते हैं आप अपघटन, इन सभी के लिए जिम्मेवार है। यानी भोजन का पचना एक कैसा अभिक्रिया है, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, अवकरण अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है, या फिर विघटन या फिर अपघटन अभिक्रिया। ये तीनों एक ही नाम है, ठीक। ऑक्सीकरण और अवकरण यानी तीन तरह का अभिक्रिया है, इसको बोल सकते हैं कि भोजन का पचना है। भोजन का पचना कैसा अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण, अवकरण, अपघटन, ठीक है। इतना इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। हालांकि अपघटन का ये नाम है, वियोजन, विघटन, अपघटन एक ही चीज होता है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। तो भोजन के पचने में ये सब अभिक्रियाएं कैसे जिम्मेवार होता है। अब बताइए, आपको पता होगा कि पेट में जब हम लोग यानी कि खाना जब हम लोग खाते हैं तो कोई भी चीज भोजन खाते हैं तो वो क्या होता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। किसमें होता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो ग्लूकोज में जो कन्वर्ट होता है तो हम लोग जो है भोजन बनाते हैं, यहाँ पे ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। तो ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6, यही होता है। उसके बाद हम लोग क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं तो ये ग्लूकोज जो है टूटता तभी है जब हम लोग ऑक्सीजन इसको देते हैं। तो ग्लूकोज कब टूटता है? ऑक्सीजन जब मिलता है इसको तभी टूटता है। और ये टूटने के बाद हम लोग क्या करते हैं? CO2 छोड़ते हैं। क्या करते हैं? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ते हैं। फिर जाके हम लोग जो है H2O छोड़ते हैं, यानी कि मतलब जल जो है सुसु द्वारा निकालते हैं। उसके बाद जो है क्या करते हैं? ऊर्जा उत्पन्न करता है। ये क्या करता है? ऊर्जा उत्पन्न करता है। यानी कि जो आपका ग्लूकोज है, ग्लूकोज ऑक्सीजन से टूटता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज आपका टूटता है, जो कि हम लोग को कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करते हैं, हम लोग जल की उत्पत्ति करते हैं, हम लोग यानी जल उत्पन्न करते हैं, और जाके जो है ऊर्जा मुक्त करता है, ठीक है। जिस वजह से दिन भर एकदम ऐसे एकदम फनाफन एकदम रहते हैं, समझ रहे हैं, ठीक है। अब जो है देखेंगे यहाँ से जरा सा, ये ग्लूकोज तो हो गया भाई। अब कहेंगे कैसे है ये ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया कैसे है, विघटन अभिक्रिया कैसे है। तो चलिए देखिए, ऑक्सीकरण आपको समझाते हैं। यहाँ पे आप कार्बन को देखिए तो कार्बन बेचारा यहाँ पे अकेला है, लेकिन यहाँ पे आप अगर कार्बन को देखें तो ऑक्सीजन जुड़ गया। तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन अकेला है, लेकिन जब यहाँ पे जाके आप ऑक्सीजन को देखें तो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो हाइड्रोजन का जुड़ना कौन सा अभिक्रिया हो गया? अवकरण अभिक्रिया। समझ में आ गया। उसके बाद अब वियोजन और विघटन कैसे हुआ, तो देखिए यहाँ पे इतना बड़ा ग्लूकोज है, और ग्लूकोज जो है टूट करके देखिए कितने भागों में बट गया है। तो वियोजन या अपघटन अभिक्रिया हुआ कि नहीं? जब कोई यौगिक टूटकर छोटे छोटे अणुओं में, या फिर बोल सकते हैं छोटे छोटे तत्वों में या यौगिकों में विभाजित हो जाता है, उसे हम लोग विघटन या वियोजन अभिक्रिया या फिर अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो बताइए, भोजन का पचना हमारे दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण, अवकरण, अपघटन अभिक्रिया है या नहीं? तो आप कहेंगे बिल्कुल है, ठीक ना। उदाहरण के तौर पे आपको ये दे देना है। उसके बाद दूसरा नंबर आप कहेंगे, तो जैसे भोजन जो दुर्गंध करने लगता है, यानी अधिक देर तक, लंबा समय तक भोजन रखने के बाद जो है क्या होने लगता है? दुर्गंध करने लगता है। तो भोजन का दुर्गंध करना भी जो है उसके पीछे कुछ लॉजिक है, केमिस्ट्री का। क्या है? ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया का। तो देख लेते हैं, भोजन का दुर्गंध करना, भोजन का दुर्गंध करना। तो भोजन का दुर्गंध करने के पीछे भी जो है ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया का कारण है, ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया, ठीक है। यानी कि भोजन जो दुर्गंध करता है उसमें ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया होता है, समझ रहे हैं। तो चलिए देखिए कैसे होता है। तो भोजन जो है क्या होता है, हर वो भोजन, प्रोटीन तो उपलब्ध होता ही है ना, प्रोटीन उपलब्ध रहता है, यानी कई तरह के विटामिन उपलब्ध रहते हैं, लेकिन उसमें जो है आपको वसा भी देखने को मिलता है। क्या मिलता है? वसा, कार्बोहाइड्रेट, ये सब आपको अधिकतर देखने को मिलता है। जैसे अंडा का जो अंदर वाला भाग होता है, अंडा का अंदर वाला भाग, पीला भाग है ना, तो उसमें जो है वसा की मात्रा अधिक होती है। उसके बाद एक पिग यानी कि सूअर है ना, उसका भी मांस में जो है वसा की मात्रा अधिक होती है। जो उस मांस को खाता है उसका शरीर एकदम ऐसे हो जाता है, उसी के जैसा, सूअर जैसा उसका शरीर हो जाता है। मतलब समझ रहे हैं क्या हुआ? वो चीज क्या हो गया कि जिसमें वसा की मात्रा ज्यादा रहेगी वो क्या हो जाता है? मोटापा बढ़ाता है। वसा को इंग्लिश में कहते हैं फैट। क्या बोलते हैं? फैट। यानी कि वसा जिसमें ज्यादा रहेगा उसका शरीर फूलते जाएगा, वो जो है उसकी मोटाई जो है बढ़ते जाएगी, समझ रहे हैं। तो वसा जिसमें कम रहेगा उसका तो जो है शरीर पता ही है आपको कैसा रहेगा। तो वसा की मात्रा जिसमें, जिस भी भोजन में अगर वसा की मात्रा रहती है, यानी भोजन में क्या रहता है? भोजन में उपस्थित वसा, और ये वसा जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेती है, समझ रहे हैं। वसा क्या करती है? भोजन में उपस्थित वसा ऑक्सीजन से क्रिया कर लेती है। जब भोजन जो है लंबे समय तक खुला छोड़ देने के बाद भोजन में जो उपस्थित वसा है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या हो जाती है? ऑक्सीकृत हो जाती है। क्या हो जाती है?
ऑक्सीकृत हो जाती है, और ऑक्सीकृत होने की वजह से वो गंध करने लगता है। क्या करने लगता है? गंध करने लगता है, यानी महकने लगता है वो, समझ रहे हैं। उसके बाद जो है ये भोजन दुर्गंध करने लगता है, तो आप कहेंगे ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया का लॉजिक क्या है? तो देखिए, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन जुड़ा तभी तो ऑक्सीकृत हुआ ये, तो ऑक्सीजन का जुड़ना कौन सा अभिक्रिया कहलाता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। ज्यादातर मायने में आपको ऑक्सीकरण अभिक्रिया ही उदाहरण के तौर पर आएगा, अवकरण नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आपको जो है कई जगह पे ये देखने को मिलेगा अवकरण अभिक्रिया। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि ऑक्सीकरण और अवकरण जिम्मेवार है, यानी ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया का एक उदाहरण है भोजन का दुर्गंध करना। कैसे? तो भोजन में उपस्थित जो वसा है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके, यानी लंबे समय तक जब छोड़ देते हैं तो वो ऑक्सीजन से क्रिया करके जो है ऑक्सीकृत हो जाता है, जिस वजह से वो गंध करने लगता है। ठीक, यानी कि भोजन का दुर्गंध करना जैसे हो गया। अब इसका कहेंगे आप उपाय क्या है? इसका उपाय की अगर बात करें तो उपाय क्या है? तो उपाय इसका है, आप जो है सिट्रिक अम्ल इसमें लगा दीजिए, या फिर सिट्रिक अम्ल उस भोजन में जो है आप डाल दीजिए। क्या डाल दीजिए? सिट्रिक अम्ल। अब आप सिट्रिक अम्ल कहाँ से पाएंगे? तो सिट्रिक अम्ल जो है खट्टे फलों में पाया जाता है। किसमें? खट्टे फलों में, पदार्थ में नहीं, खट्टे फलों में पाया जाता है। जैसे खट्टे फल का उदाहरण एक आपका नींबू हो गया, संतरा हो गया, इन सभी में क्या कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। और सिट्रिक अम्ल को देकर जो है हम लोग भोजन को लंबे समय तक नहीं बल्कि कुछ समय तक उसको हम सुरक्षित रख सकते हैं। जैसे सुबह का खाना जो है हम उसको रात में खाना चाहेंगे, या फिर रात का खाना जो है हमको अच्छा मिले और वो सही रहे, एकदम सुरक्षित रहे, उसको दिन में खाना चाहेंगे। तो उस स्थिति में हम लोग जो अगर उसका उपाय देखा जाए कि भोजन जो है महके नहीं, यानी गंध ना करे, ऑक्सीकृत ना हो जाए, तो उस स्थिति में हम लोग जो है खट्टे फलों की उपयोग करते हैं, यानी कि नींबू दे देते हैं, उसमें डाल देते हैं, या फिर जो है उसमें हम लोग क्या कर देते हैं, संतरा वगैरह डाल देते हैं। समझ रहे हैं? तो इससे क्या होता है कि भोजन जो है महकता नहीं है, भोजन गंध नहीं करता है। उसके बाद या तो आप जो है उपाय एक लगाइए, रेफ्रिजरेटर में रख दीजिए। किसमें? रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं? फ्रिज कहते हैं। तो भोजन को आप अगर फ्रिज में रख देंगे तो वो जो है ऑक्सीकृत नहीं होगा, यानी कि वो जो है आपका गंध नहीं करेगा। या तो आप जो है क्या करें, वायुरोधी बर्तन में रख दें, वायुरोधी बर्तन में आप रख दें, वायुरोधी बर्तन में रख दें। मतलब क्या हो गया? वैसा बर्तन जहां पे जो है क्या हो कि वायु मतलब जाए ही नहीं, वायु उससे क्रिया ना करे, उसमें जो भोजन उपस्थित है वसा से जो है वायु क्रिया ना कर पाए। जैसे नहीं होता है पैकेज इस तरह से, स्टोव वगैरह पैकेज इस तरह से एकदम जो है बिल्कुल पैक रहता है इसका। ठीक, ये स्टोव टाइप का रहता है और ये पैक रहता है, इसमें जो भी रहे आपका पदार्थ, खाद्य पदार्थ, वो जो एकदम पैक रहता है, सुरक्षित रहता है। ठीक, तो क्या लंबे समय तक नहीं, लंबे समय तक नहीं सुरक्षित रहता है। जैसे अगर उसको आप 1 दिन रखना चाहें, 2 दिन रखना चाहें, तो वो लगभग ठीक ठाक रहता है उसमें। समझ रहे हैं? तो वायुरोधी बर्तन में रखकर, रेफ्रिजरेटर में रखकर, सिट्रिक अम्ल डालकर, तो इससे जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका उपाय कर सकते हैं, यानी कि भोजन को जो है लंबे समय तक रख सकते हैं। समझ रहे हैं इस चीज को? अब जो है देखेंगे और क्या क्या है। तो तीसरा नंबर आप इसमें जो है हो जाता है आपका धातु का संचारण होने में भी इसका मतलब प्रभाव है। क्या होता है? धातु का संचारण। तीसरा नंबर आपका हो गया धातु का संचारण। तो कोई धातु आप ले लीजिए, वो भी संचारित जो होता है उसमें भी किसका हाथ होता है? तो ऑक्सीकरण, यानी वो जो है ऑक्सीकरण और अवकरण के कारण, अवकरण के प्रभाव में जो है क्या हो जाता है? संचारित हो जाता है, ऑक्सीकरण और अवकरण के प्रभाव में। कैसे? तो एक धातु हम लोग ले लेते हैं Fe। Fe क्या है? एक धातु है। हालांकि ये तीसरा चैप्टर में आपको बताएंगे भी क्या धातु होता है, क्या अधातु होता है, बताएंगे भी, लेकिन हाँ बेसिक में भी आपको बता दिया गया था क्या धातु होता है, क्या अधातु होता है, क्या उपधातु होता है। ठीक है, तो ये एक धातु है, और धातु जो है जब इस पर नमी पड़ जाती है तो ये ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है। नमी पड़ जाती है मतलब क्या? जब वो जल के संपर्क में आ जाता है, यानी लोहा जब जल के संपर्क में आ जाता है उस समय ऑक्सीजन क्रिया करके जो है क्या हो जाता है? उसको ऑक्सीकृत कर लेता है, यानी बोल सकते हैं आप उसमें जंक लग जाता है। क्या लग जाता है? जंक लग जाता है, और इसका सूत्र होता है Fe3O3। समझ रहे हैं? इसको बोलते हैं जंग। ठीक, जंग लग जाता है, यानी कि संचारित हो जाता है। धातु क्या हो जाता है? संचारित हो जाता है। अब यहाँ पे आप कहेंगे ऑक्सीकरण और अवकरण का क्या लॉजिक है? तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो ऑक्सीजन दिख रहा है वो अकेला है बेचारा, लेकिन यहाँ पे जब आप देखेंगे, यहाँ पे जो लोहा दिख रहा है वो क्या है बेचारा? अकेला है। लेकिन जब आप यहाँ देखेंगे तो ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ गया, तो ऑक्सीजन का जुड़ना कौन सा अभिक्रिया कहलाता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। समझ रहे हैं? तो ये एक आप उदाहरण दे सकते हैं कि धातु का संचारण होना भी जो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। क्लियर है? अब आप कहेंगे अवकरण काहे ना हुआ? तो अवकरण क्या जरूरी है? अवकरण हमेशा अवकरण नहीं होता है। समझ रहे हैं? लेकिन आप कहेंगे लिखे काहे लें? तो लिख दिए तो क्या दिक्कत है? लिख दिए हैं ऑक्सीकरण और अवकरण, तो इसका एक और उदाहरण आप देंगे तभी जाके, लेकिन आपके बुक में इतना ज्यादा लिखने को नहीं दिया गया है, बल्कि आपको बस एक उदाहरण देके समझा देना है कि भाई हाँ ऑक्सीकरण होता है तो अवकरण भी होता है।
ठीक है। उसके बाद चौथा नंबर हम लोग दे देते हैं, तो चौथा नंबर जो है एक और होता है आपका दहन का होना, यानी कि दहन का होना भी जो है आपका ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया के अंतर्गत आता है, दहन का होना। अब ये दहन क्या होता है, तो दहन होता है क्या, जलना, किसी पदार्थ का जलना, और वो तभी जल सकता है जब इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति रहेगी, समझ रहे हैं। तो दहन, अब ये दहन जो है क्या होगा, जलना, दहन मतलब क्या होता है, जलना, आप समझ ही रहे हैं। तो ये भी जो है एक कैसा उदाहरण है, ऑक्सीकरण और अवकरण का उदाहरण, ऑक्सीकरण एंड अवकरण अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है। अब कैसे, तो हमने जो है यहाँ पे क्या किया, दहन कर रहे हैं, लेकिन किसी भी पदार्थ को जब दहन करेंगे तो वो तभी होगा जब ऑक्सीजन की उपस्थिति रहेगा, और जब ऑक्सीजन की उपस्थिति रहेगा तभी जाके आग पकड़ता है। अब कहेंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति कहीं न रहेगा, अरे भाई देखिए, आप जो है एक शीशा लीजिए, ठीक, या फिर एक ऐसा रूम लीजिए जिसमें से जो है टोटल ऑक्सीजन आप निकाल दीजिए, तो ऑक्सीजन निकालने के बाद क्या उसमें जिंदा रहेंगे, आप नहीं रहेंगे। मतलब आप सिलेंडर लगा लीजिए और उस मतलब पीछे जो है ऑक्सीजन रख लीजिए, सिलेंडर लगाइए, उसके बाद जो एक शीशा लीजिए और उसमें आप पैक हो जाइए, और उसमें जो है आप जितना ऑक्सीजन है उसको चूस के जो है टोटल वायु को निकाल लीजिए, समझ रहे हैं। उसके बाद जो है उसको पैक कर दीजिए, और फिर वहां पे आप आग जो है किसी चीज को पकड़ाइए, किसी चीज को लहराइए, तो आपका जो है वहां पे दहन नहीं होगा, कोई भी पदार्थ वहां पे आपका नहीं जलेगा। क्यों, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं है, यानी कोई भी पदार्थ तभी जलता है जब ऑक्सीजन की उपस्थिति रहेगा, और ऑक्सीजन की उपस्थिति रहेगा तभी जाके आग पकड़ेगा, समझ रहे हैं। तो दहन का होना भी जो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, क्योंकि ऑक्सीजन रहेगा तभी जाके, और ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है आपको पता ही है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ठीक है। तो इस चीज को आप समझ गए होंगे, चार तरह का, यानी कि हमारे दैनिक जीवन में जो प्रभाव डालता है वो चार तरह का ऑक्सीकरण और अवकरण यानी अपचयन और उपचयन अभिक्रिया का होता है। इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा, और इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद दो टॉपिक आपका बचा है, दहन और ज्वाला, इसको जो है हम लोग फोकस करके पढ़ेंगे, और एक आपका है मोमबत्ती का टॉपिक है, ठीक, तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले ही होंगे। अब हम लोग अगला टॉपिक देख लेते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग जो है अगला टॉपिक देखते हैं, यानी दहन आपका देख लेते हैं। दहन देखेंगे, ज्वाला देखेंगे, और मोमबत्ती की जो है ज्वाला को देखेंगे, ठीक है। यानी मोमबत्ती में कितना तरह का ज्वाला जो है निकलता है आपका, बस इतना ही टॉपिक है। उसके बाद ये फर्स्ट चैप्टर जो है आपका क्लियर हो जाएगा। देखते हैं दहन किसे कहते हैं। दहन जो है आपका क्या होता है, कोई भी पदार्थ, कोई भी ज्वलनशील पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर जल रहा है, ज्वलनशील पदार्थ यानी कि अब ईंटों पत्थर जला रहे हैं, ज्वलनशील पदार्थ जैसे आपका हो गया क्या, कागज, लकड़ी, उसके बाद जो है कोई आपका छोटा छोटा पदार्थ हो गया जो कि आपका जलने वाला है, जैसे हाइड्रोजन जलने वाला है, पेट्रोलियम क्या है, जलने वाला है, पेट्रोल हो गया, आपका मिट्टी तेल हो गया, ये सब क्या है, जलने वाला चीज है, ठीक है। तो जब कोई ज्वलनशील पदार्थ या कोई ज्वलनशील पदार्थ, कोई ज्वलनशील पदार्थ, कोई ज्वलनशील पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर प्रकाश और ऊष्मा उत्पन्न करता है, प्रकाश और क्या उत्पन्न करता है, ऊष्मा, प्रकाश और ऊष्मा उत्पन्न करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, दहन कहलाता है। क्या कहलाता है, दहन कहलाता है। जब कोई पदार्थ, जब कोई ज्वलनशील पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में, किसमें, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर प्रकाश और ऊष्मा प्रदान करता है, उसे हम लोग दहन कहते हैं, ठीक है। अब ये दहन पदार्थ जो होता है, यानी दहन जो होता है, वो दहन को पदार्थों के हिसाब से दो भागों में बांटा गया, यानी दहन जो है दो तरह का होता है। एक होता है पदार्थ जो है, दहन पदार्थ जो होता है वो होता है दो तरह का। एक होता है दहनशील पदार्थ, क्या होता है, दहनशील पदार्थ जो कि जलने वाला पदार्थ होता है, दहनशील पदार्थ, और एक होता है अदहनशील पदार्थ। क्या होता है, अदहनशील पदार्थ। अब ये दहनशील पदार्थ क्या होता है, वैसा पदार्थ जो जलता हो, जैसे उदाहरण के तौर पे देखें आप, कागज, क्या हो गया, कागज। उसके बाद आपका उदाहरण हो गया क्या, कागज हो गया, पेट्रोलियम हो गया, पेट्रोलियम, एलपीजी गैस हो गई, एलपीजी गैस है ना, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसका बस यही मतलब आपको याद रखना है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक, ये लिक्विड फॉर्म में होता है एलपीजी गैस। उसके बाद जो है आपका पेट्रोल, यानी पेट्रोलियम में तो टोटल आ गया आपका, कागज हो गया, लकड़ी हो गया, ये सब जो है क्या होता है आपका, जलने वाला पदार्थ है, ठीक है, क्या है, जलने वाला। अदहनशील पदार्थ किसको कहेंगे, तो आप अदहनशील पदार्थ किसको कहेंगे, वैसा पदार्थ जो जलता नहीं है, जो जलता नहीं है, जो दहन नहीं किया जा सकता है जिसका, उसी को हम लोग अदहनशील पदार्थ कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे आपका हो गया क्या, तो आपका हो गया पत्थर, ठीक, बालू, और क्या हो जाएगा, पत्थर हो गया, बालू हो गया, ये सब पदार्थ क्या है आपका, जलने वाला नहीं है। जैसे पत्थर, बालू, पहाड़, ये सब क्या है आपका, जलने वाला पदार्थ नहीं है, ठीक है, तो इसे अदहनशील पदार्थ कहेंगे। दहन जो है आपको, अब बताइए दहन जो होता है, यानी कि आपका दहनशील पदार्थ, यानी कि कोई भी चीज अगर दहन होगा
कोई भी चीज अगर जलेगा तो जलने के लिए क्या क्या शर्त जरूरी है? आप कहेंगे जलने के लिए शर्त, जी हाँ, जलने के लिए क्या क्या शर्त जरूरी है? कोई भी पदार्थ अगर जल रहा है और जल करके हमें जो है प्रकाश और ऊष्मा उत्पन्न कर रहा है, तो उसमें क्या क्या उसमें लगा है जो कि वो जल रहा है? तो आप कहेंगे सबसे पहले तो पदार्थ लगा है। पहला क्या लगा है? ज्वलनशील पदार्थ, यानी कि दहनशील पदार्थ लगा है। दहनशील पदार्थ, बात की है, ज्वलनशील कहें दहनशील कहें, तो दहनशील पदार्थ का जरूरत या फिर दहनशील पदार्थ का होना, तभी जाके वो पदार्थ कहीं जलेगा। दूसरा क्या होना चाहिए? तो दूसरा ऑक्सीजन की उपस्थिति होना चाहिए। अगर ऑक्सीजन वहां पे नहीं है तो पदार्थ जलेगा ही नहीं, ऑक्सीजन की उपस्थिति, ठीक। और तीसरा क्या होना चाहिए? तो तीसरा होना चाहिए आपका ज्वलन ताप की प्राप्ति। क्या होनी चाहिए? ज्वलन ताप की प्राप्ति, ज्वलन ताप की प्राप्ति, ज्वलन ताप की प्राप्ति। अब ये ज्वलन ताप क्या होता है? जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर देता है उसी को ज्वलन ताप कहते हैं। जिस न्यूनतम ताप पर पदार्थ जलना प्रारंभ कर देता है, पदार्थ जलना प्रारंभ कर देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो ज्वलन ताप कहते हैं। अब ये ज्वलन ताप क्या होता है? तो आप समझ गए, जिस न्यूनतम ताप पर, जैसे एलपीजी गैस अगर, यानी कि गैसें जो होती है, तो उसमें जो है आप जैसे ही चाबी एड़ते हैं तो उसमें वो चिंगारी से जो है उसमें आग पकड़ जाता है। लेकिन जब उसी स्थान पे अगर एक लकड़ी लिया जाए तो उस चिंगारी से क्या लकड़ी में आग पकड़ेगा? नहीं पकड़ेगा। मतलब उसमें जो है ज्वलन ताप की क्षमता क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। समझ रहे हैं? उसी तरह से अब अगर आप कहेंगे नहीं, छोटा हम लकड़ी का टुकड़ा लेंगे या फिर एक कागज लेंगे, तो कागज में जो है आपका वो चिंगारी से नहीं बल्कि थोड़ा सा जो है, चिंगारी से तो आपका कागज जलेगा नहीं, तो वो जो है आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जलाना पड़ेगा। आग का ताप जो है, यानी ज्वलनशील ताप, यानी ज्वलन ताप की प्राप्ति यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी? अधिक करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर लेता है उसी को हम लोग ज्वलन ताप कहते हैं, ठीक है। तो दहनशील पदार्थ का होना तभी जाके होगा ये मतलब पदार्थ कोई जलेगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति होगा तभी जाके पदार्थ जलेगा, और ज्वलन ताप की प्राप्ति होगा तभी जाके पदार्थ क्या होगा? जलेगा। अब ज्वलन ताप की जगह पे आप जो है ये भी लिख सकते हैं कि आग की प्राप्ति या फिर आग का होना, तो आग होगा तभी तो जल सकता है। अब आप कहेंगे गैस जलाएंगे तो वहां पे जो है आप क्या किए कि बड़का सा जो एथी लेते आए और वहां पे जला दिया, तो क्या उससे जो है गैस पकड़ेगा? लेकिन हो सकता है कि ब्लास्ट भी कर जाए। तो ये चीज होता है आपका। तो ज्वलन ताप की बहुत ही जरूरत है, तो जितना जहां पे जरूरत है उतना ही ज्वलन ताप पड़नी चाहिए, ठीक है। अब ये टॉपिक तो आपने कवर कर लिया कि दहन। अब हम लोग देखेंगे ज्वाला। अगला टॉपिक है आपका ज्वाला। क्या है? तो ज्वाला। अब ये ज्वाला क्या होता है? देखिए, जो कोई पदार्थ होता है वो लौ के साथ अगर जल रहा है, लौ समझ रहे हैं, कोई पदार्थ लौ के साथ जल रहा है, लौ मतलब नहीं था भभकारा जो मारता है, कोई पदार्थ लौ के साथ अगर जल रहा है, लौ के साथ जल रहा है, तो उसी को लौ के साथ जल रहा है तो उसको हम लोग ज्वाला कहते हैं। कोई पदार्थ लौ के साथ जल रहा है उसी को हम लोग जो है ज्वाला कहते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर होगा आपका। अब ज्वाला जो है दो तरह का होता है। क्या होता है? ज्वाला दो तरह का होता है। ज्वाला को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। एक होता है आपका प्रकाश, एक होता है आपका प्रकाशहीन ज्वाला। क्या होता है? प्रकाशहीन ज्वाला। और एक होता है आपका प्रकाशमान ज्वाला। क्या होता है? प्रकाशमान ज्वाला। प्रकाशहीन ज्वाला और एक होता है आपका प्रकाशमान ज्वाला। अब ये प्रकाशहीन ज्वाला किसको कहते हैं? वैसा ज्वाला जिसमें प्रकाशहीन मतलब क्या होता है? कम। तो जिसमें प्रकाश कम और उष्मा ज्यादा हो उसे प्रकाशहीन ज्वाला कहते हैं। और प्रकाशमान ज्वाला किसको कहेंगे? जिसमें प्रकाश अधिक, वैसा ज्वाला जिसमें प्रकाश अधिक और उष्मा कम हो उसे प्रकाशमान ज्वाला कहते हैं, ठीक है। तो प्रकाशहीन और प्रकाशमान को आप समझ गए। यानी प्रकाशहीन और प्रकाशमान, जैसे देखिए, अब प्रकाशहीन ज्वाला जो होता है वो क्या होता है? प्रकाश जिसमें कम होता है उसको प्रकाशहीन ज्वाला, और जिसमें उष्मा ज्यादा होता है उसे प्रकाशहीन। समझ रहे हैं? उसके बाद देखते हैं आप, अब बताइए प्रकाशहीन ज्वाला जो होता है वो क्या होता है, मतलब ये कैसा दिखता है? तो आप कहेंगे इसका जो कलर होता है, इसका जो रंग होता है वो पीला होता है। कैसा होता है? इसका रंग पीला होता है। यानी प्रकाशहीन ज्वाला का रंग कैसा होता है? पीला होता है। जिसमें देखिए आप बल्ब भी देखते होंगे 10-12 रुपये में जो आता है वो कैसा होता है? रंग उसका पीला होता है। यानी वो प्रकाश ज्यादा करता है, उष्मा कम देता है। समझ रहे हैं? तो प्रकाश जो ज्यादा करता है और उष्मा कम देता है उसका रंग कैसा होता है? उस आग का, उस ज्वाला का, तो पीला होता है। लेकिन जो प्रकाश कम
और उष्मा ज्यादा देता है तो उसका रंग जो है, उस आग का रंग जो है नीला होता है। कैसा होता है? उस आग का रंग नीला होता है। जैसे आप एलपीजी गैस, आपके घर में सिलेंडर अगर होगा तो आप जो उस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि गैस सिलेंडर से जो आपका प्रकाश निकलता है या फिर जो ज्वाला निकलती है, आग जो निकलता है, तो उसका रंग जो है नीला होता है। कैसा होता है? नीला, यानी कि ब्लू होता है। और उसमें जो है रोशनी कम बल्कि उष्मा ज्यादा देता है, जिस वजह से जो है क्या होता है, जल्दी जाके जो है कोई भी चीज गर्म कर देता है। समझ रहे हैं? तो ये प्रकाशमान हो गया और प्रकाशहीन ज्वाला को आप समझ गए होंगे। अब जो एक और टॉपिक आपका आता है मोमबत्ती का जलना। क्या होता है? मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना। ठीक है, अब देखिए मोमबत्ती का जलना, ये मोमबत्ती जो जलता है, जैसे यहां पे हम एक मोमबत्ती बना लिए। ठीक है, ये मोमबत्ती आपका बना लिया हम। देखिए ये मोमबत्ती का जो है क्या है, ज्वाला है। ठीक, अब ये मोमबत्ती में जो ज्वाला होता है वो 3 मंडल होता है। मोमबत्ती में ज्वाला का कितना मंडल होता है? 3 मंडल होता है। एक ये जो पहला मंडल होता है, यानी ज्वाला का जो पहला मंडल होता है, तो वो उसको बोलते हैं हम लोग प्रकाशहीन मंडल। क्या बोलते हैं? प्रकाशहीन मंडल। क्या बोलते हैं उसको? प्रकाशहीन मंडल। प्रकाशहीन मंडल आपको समझ में आ गया क्या होता है प्रकाशहीन मंडल? जिसमें प्रकाश कम और उष्मा ज्यादा होता है, उसको प्रकाशहीन मंडल कहते हैं। लेकिन ठीक उसके अंदर और आते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या? प्रकाशमान मंडल। क्या बोलते हैं? प्रकाशमान मंडल। क्या बोलते हैं उसको? प्रकाशमान मंडल। ठीक, यानी कि ये प्रकाशमान मंडल हो गया आपका बीच में, यानी ये क्या होता है, जिसमें प्रकाश अधिक और उष्मा कम होती है। उसके बाद ये जो नीचे सबसे आता है आपका, जो कि आपका ठीक बत्ती जिसमें जल रहा होता है, तो बत्ती उसमें जो है आपका प्रकाश कुछ नहीं होता है, यानी कि इसको बोलते हैं हम लोग केंद्रीय मंडल। क्या बोलते हैं? केंद्रीय मंडल, या फिर इसको एक और नाम से जानते हैं अंधकार मंडल। क्या बोलते हैं? अंधकार मंडल। यहाँ पे ना तो प्रकाश होता है ना तो उष्मा होता है, अंधकार मंडल। ठीक है, तो ये जो है मोमबत्ती का जलना, यानी कि मोमबत्ती जो जलता है वो 3 मंडल होता है उस आग में। एक होता है प्रकाशहीन मंडल, जिसमें प्रकाश क्या होता है, कम होता है लेकिन उष्मा अधिक होता है। प्रकाशमान मंडल होता है जिसमें कि प्रकाश अधिक होता है लेकिन उष्मा कम होता है। एक केंद्रीय मंडल जिसमें उष्मा और प्रकाश दोनों कम होता है, जिसको अंधकार मंडल भी कहते हैं। और इसके नीचे जो है क्या होता है, अंधकार होता है। ठीक, नीचे क्या होता है, अंधकार होता है, छाया भी बनता होगा, आप देखे भी होंगे मोमबत्ती जब जलता है। ठीक है, तो ये मोमबत्ती हो गया, आप इस चीज को समझ गए होंगे। अब आप कहेंगे कि भाई जब मोमबत्ती का सबसे निचला भाग जो है अंधकार मंडल होता है, तो उंगली जब पार करेंगे इसमें तो जलना तो नहीं चाहिए बीच में, लेकिन आप जब उंगली पार करेंगे तो सबसे पहले आपको किसका सामना करना पड़ेगा, प्रकाशहीन मंडल का, जिसमें ताप बहुत ज्यादा होता है। समझ रहे हैं? तो इसका जैसे सामना करना पड़ेगा, पहले ही आप हटा लेंगे दाएं से। समझ रहे हैं? तो इस चीज को, मोमबत्ती का जलना बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। और ये चैप्टर जो है आपका क्लोज हुआ, यानी कि आपका यह चैप्टर क्या हो गया, क्लोज हुआ। अब जो है हम लोग सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों इसका आप एक स्क्रीनशॉट जो है ले सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।